जैसे ही वो उसके पास से गुजरते वो गोला भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता कि वो इस दुनिया की चीज तो पूरी नहीं तरह है। से। कई बार समतल सतह पर भी लुढ़कने लगता था। हमारे पास पूरे देश से फोन आ रहे हैं। तभी वो गोला लुढ़क कर मेज के कोने तक आया और वहीं रुक गया। अगर उस स्फीयर में ड्रिल करने की कोशिश की तो उसमें विस्फोट हो सकता है। ये हमारी हर जानकारी से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? Forged by the gods. टुएन कोंग प्रांत, उत्तरी वियतनाम, 2 जनवरी 2016। सुबह का समय था जब आसमान से लोहे के 3 गोले पृथ्वी पर गिरते नजर आए। चश्मदीदों का कहना था कि उनमें से एक गोला बड़े ही अनोखे पैटर्न में उड़ रहा था और जब वो पृथ्वी से टकराया तब एक बहुत तेज आवाज आई। चश्मदीदों को धातु की बनी गोले के आकार की कुछ चीजें दिखी थी जिन्हें वियतनाम की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। हमारे पास उनकी तस्वीरें हैं मगर हम ये नहीं जानते कि वो चीजें क्या थीं। ऐसे में पहला सवाल यही उठता है कि क्या उनका उड़न तश्तरियों के साथ कोई लेना देना था। ऐसे ही कई गोले 2015 में स्पेन में और 2011 में अफ्रीका में मिले थे। संदेहवादियों का कहना है कि वो सिर्फ अंतरिक्ष के मलबे हैं और कुछ नहीं। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि मार्च 1974 में ऐसा ही एक गोला फ्लोरिडा के फोर्ट जॉर्ज आइलैंड में मिला था। वो बेट्स परिवार को मिला था। 26 मार्च 1974 को फोर्ट जॉर्ज आइलैंड फ्लोरिडा पर जेरी और एंटोइन बेट्स के एक दूर दराज के खेत में रात के समय बड़ी जबरदस्त आग लगी। कई एकड़ में लगी झाड़ियां जल गईं। आग की वजह का पता नहीं लगा, लेकिन अगले दिन वो परिवार जब नुकसान का जायजा लेने वहां गया तो उन्हें एक बड़ी अजीब सी चीज मिली, लोहे का एक गोला। जेरी बेट्स और उनके बेटे टेरी वहां गए थे। टेरी को जमीन पर वहां एक गोला मिला। उन्होंने उसे उठा लिया और जब अपनी मां को दिखाया तो वो उस गोले को अपने घर ले आई। कुछ हफ्ते बाद एक दिन टेरी ने उस गोले को अपने बिस्तर के पास रखी एक मेज पर रख दिया और अपना गिटार निकाल कर बजाने लगा। तभी उस गोले के अंदर कंपन होना शुरू हो गया। मैं तब 10-11 साल का था और एक रात उन्होंने उसे बाहर निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेयोनीज के डब्बे पर से ढक्कन हटा लिया हो। हमने उस बॉल को अलग अलग जगह से पकड़ा था मगर उसके अंदर कुछ चुंबकीय गुण थे जिससे वो कुछ जगहों पर चिपक रहा था और कुछ जगहों पर नहीं। तभी किसी ने कहा, अब इसका ये कमाल देखो। वो नीचे बिछी कालीन पर रखा था और जैसे ही वो उसके पास से गुजरते वो गोला भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता। फिर वो वापस मुड़ते और कुछ कदम चलकर रुक जाते तो गोला भी कुछ दूर लुढ़कने के बाद रुक जाता था। मैंने पहले कभी वैसा कुछ नहीं देखा था। बेट्स फेयर 1974 के अप्रैल से ही सुर्खियों में छा गया। उसके बारे में सबसे पहले चर्चा की थी एक युवा पत्रकार रॉन किवेट ने, जिन्होंने उस अनोखी खोज के बाद जेरी बेट्स के साथ एक खास बातचीत की थी। जब आपको वो मिला था तब क्या वो जमीन पर पड़ा हुआ था? हाँ, वो पेड़ों के बीच जमीन पर पड़ा था। अच्छा। हमने उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसे करीब 2 हफ्ते तक अपने पास रखा। फिर हमने देखा कि उसमें कंपन हो रहा है। एक बड़ा सा गायरोस्कोप लगा। वो सामने रखा रहता और अचानक हिलने लगता। कई बार समतल सतह पर भी लुढ़कने लगता था। हमारे पास पूरे देश से फोन आ रहे हैं। हाँ, सबको इसमें दिलचस्पी है। फरवरी 2017 में खोजी पत्रकार लिंडा मोल्टन हाउ गई जैक्सनविल फ्लोरिडा, उस जगह जो वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर थी जहां बेट्स परिवार को वो गोला मिला था। हेलो रॉन। हाय लिंडा, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। आइए। शुक्रिया।
वो रॉन किवेट से मिली और पूछा कि जब उन्हें वो अनोखा गोला मिला तब उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी। आपने उस चमकते गोले को पकड़ जी रखा हाँ, था। अपने हाथों में। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तब क्या हुआ था, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। आप उनके घर गए तो बेट्सफियर को आपके सामने कैसे पेश किया गया? वो गोला एक कॉफी टेबल पर रखा था, कांच की सतह वाली कॉफी टेबल पर, और उनका हॉल भी करीब ऐसा ही था, लेकिन उसमें चारों तरफ खिड़कियां थी, बहुत बड़े हॉल की तरह। मैंने पूछा क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? जेरी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। मैंने उसे उठा लिया, लेकिन वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी था। करीब 10 किलो है ना? हाँ, उन्होंने भी उसे 10 किलो का ही बताया था, मगर उस गोले की सतह बड़ी ही रूखी थी जिसका मुझे अंदाजा नहीं था, और उसे हिलाने पर एक बड़ी ही हल्की सी आवाज आती थी। वो हमिंग या बजिंग साउंड नहीं थी, बल्कि टिंग टिंग जैसी आवाज थी। टेरी ने उसे कमरे में रखा हुआ था और मैंने देखा कि जब गोला स्थिर रहता था तब भी उसमें से वो टिंग टिंग की आवाज निकलती रहती थी। इसका मतलब ये हुआ रॉन कि उसके अंदर चेतना थी, या वो कोई सूचना डाउनलोड या अपलोड कर रहा था? मुझे भी लगा था कि उसके अंदर शायद कोई चेतना है, इसलिए मैं उसे बाहर ले जाकर कुदरती रोशनी में उसकी कुछ तस्वीरें लेना चाहता था। हमने उस गोले को अंदर ही मेज पर छोड़ दिया और फोटो लेने के लिए एक सही जगह ढूंढने लगे। तभी वो गोला लुढ़क कर मेज के कोने तक आया और वहीं रुक गया, मानो कह रहा हो मुझे छोड़कर मत जाओ। और तब मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। कई हफ्ते तक उस गोले का अनूठा व्यवहार देखने के बाद बेट्स परिवार ने उसे जांच पड़ताल के लिए सेना को सौंप दिया। उसमें अमेरिका की नौसेना दिलचस्पी ले रही थी, अमेरिका की सरकार दिलचस्पी ले रही थी। उसकी जांच के दौरान पता चला कि वो असल में स्टेनलेस स्टील के मिश्र धातु का बना है, खासकर उसमें फेरिस एलॉय नंबर 431 मौजूद था। और जब एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी से उसका विश्लेषण किया गया तो पता लगा कि उस गोले का अंदर वाला भाग खोखला है और उसके अंदर कुछ और छोटी गोल चीजें हैं जिनका परमाणु भार 140 था। हमें सबसे ज्यादा परमाणु भार वाले एक ही तत्व की जानकारी थी, यूरेनियम की, जिसका परमाणु भार 92 होता है। मगर उस गोले के अंदर कुछ और छोटे गोले थे जिनका परमाणु भार 140 था। और इससे कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि अगर उस स्फीयर में ड्रिल करने की कोशिश की तो उसमें मौजूद तत्वों से एक थर्मोन्यूक्लियर वेपन जैसा विस्फोट हो सकता है। उस गोले की उन खास खूबियों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि वो एक बड़ी ही उत्तम किस्म की आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी थी। क्या आप भी अमेरिकन नौसेना की इस बात से सहमत हैं कि उस चीज के विश्लेषण के बाद कहा जा सकता है कि वो इस दुनिया की चीज तो पूरी नहीं तरह है? से। और नौसेना की जांच पड़ताल के बाद ही ये पता चला, और उसके बाद सब रुक गया, आगे कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। हाँ, सही कहा। मुझे भी ये पता नहीं लगा कि आखिर उसका क्या हुआ, और अब तो वो गोला भी गायब है। क्या ये संभव है कि नौसेना को ये पता लग गया था कि बेट्सफियर असल में परग्रही मूल का है और उन्होंने आगे की जांच पड़ताल के लिए उसे जब्त कर लिया? जेरी और उनका परिवार अब उस गोले की बात भी नहीं करना चाहता। वो ये भी नहीं बताना चाहता कि उसका आखिर हुआ क्या। शायद उसे अब कोई न देख पाए, इस बात की भी संभावना है। कुछ कहा नहीं जा सकता। आज तक किसी को उस गोले का पता नहीं लगा, न ही कोई ये बता पाया कि वो असल में क्या था। लेकिन इससे जुड़े कुछ सुराग हमें उस जगह जाने पर मिल सकते हैं जहां रहस्यमय बेट्सफियर पहली बार मिला था। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि बेट्सफियर जैसी चीजों को परग्रहियों ने हजारों साल पहले हमारे लिए जानबूझकर छोड़ा था, ताकि हम उन्हें देखें, समझें और उनके आधार पर अपनी टेक्नोलॉजी को उन्नत बनाएं। अगर हम प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों की ये राय मान लें कि वो गोला किसी दूसरी दुनिया से आया था, तो क्या उस गोले को जानबूझकर बेट्स परिवार की जमीन पर रखा गया था और आग भी लगा दी गई ताकि उन्हें वो गोला मिल सके?
हमें इतिहास में सैकड़ों साल पुराने कई चित्र मिलते हैं जिनमें उस तरह के गोले नजर आते हैं और कई बार तो उन्हें आसमान से आता दिखाया जाता है। ईसाई धर्म के भी बहुत से चित्रों में हमें हाथ में बोलिंग बॉल जितने बड़े गोले थामे फरिश्ते अक्सर नजर आते हैं। कई जगहों पर ईसा मसीह के हाथ में भी लोहे का एक गोला नजर आता है। ईश्वर के हाथ में भी गोला नजर आता है। और इन गोलों को देखने के बाद जब हम उनकी तुलना बेट्स परिवार को मिले गोले से करते हैं, तब मन में सवाल उठता है कि कहीं वो गोला भी एक प्राचीन गोला या परग्रही मूल का गोला तो नहीं है। आखिर वो गोला आज है कहाँ? मेरा अंदाजा है कि अमेरिका की सरकार की किसी एजेंसी के पास वो बेट्सफियर है और सरकार को उसके बारे में पता चल चुका है कि उस गोले में अपने आप सक्रिय होने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो शायद लगातार संदेश भेजता और प्राप्त करता रहता है। खुद ही सक्रिय होने वाले लोहे के गोले का किसी स्रोत से संपर्क करने की बात भले ही सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन सच तो ये है कि आज का विज्ञान भी ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी की खोज करने की कगार पर है। बीजिंग, चाइना, मार्च 2015। यहां सिंघुआ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक छोटे से तरल गोले के रूप में खुद को ईंधन देने वाला रोबोट बनाने का दावा किया है जो अपना रूप भी बदल सकता है। धातु की किसी चीज पर बाहर से ऊर्जा डालने पर वो अपना आकार बदल लेती है, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि तब वो करीब घंटे भर के लिए खुद ही अपनी पावर भी पैदा करती है और इसकी वजह से वो कहीं जा भी सकती है। अब बहुत से लोग इस तकनीक का इस्तेमाल रोबोट बनाने में करना चाहते हैं। सोचिए उसकी हद क्या होगी। अब हम ऐसे अद्भुत मिश्र धातु बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुके हैं जिनकी मदद से हम भविष्य में उस परग्रही टेक्नोलॉजी की भी नकल कर सकेंगे जो हमें कुछ बड़ी ही अनोखी चीजों में देखने को मिलती है। उस नई टेक्नोलॉजी की बदौलत हम रूप बदलने वाले रोबोट के साथ साथ ऐसे यंत्र भी बना सकते हैं जिनकी मदद से डॉक्टर बिना ऑपरेशन के शरीर के अंदर अंगों की मरम्मत कर सके। उसकी बदौलत हम बेहद लचीली इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में भी प्रगति कर सकते हैं। कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि ये वही टेक्नोलॉजी है जिससे बेट्सफियर चल रहा था। इससे पता लगता है कि उस बड़े बेट्सफियर के अंदर मौजूद छोटे मगर भारी गोलों का क्या काम था। वो भी शायद ऐसी किसी टेक्नोलॉजी के दम पर अपने आप ही अंदर लुढ़कने लगते थे और उसकी वजह से वो बड़ा गोला भी लुढ़कता था और वो खुद ही चलने लगता था जैसे कोई बोलिंग बॉल। इस तरह की नई खोजों से हम ये समझ सकते हैं कि बेट्सफियर अपने आप कैसे लुढ़कने लगता था। आज के वैज्ञानिक अब नए नए मिश्र धातु बनाने लगे हैं और उन्हें देखकर हमें तो यही लगता है कि बेट्सफियर जैसी चीजों को हमारे लिए ही छोड़ा गया था ताकि हम उनकी जांच पड़ताल करें, उन्हें समझें और अपनी क्षमताओं के मुताबिक उन्हें खुद बनाने की कोशिश करें। तो क्या परग्रही मानव सभ्यता को ऐसे औजार देना चाहते थे जिनके दम पर हम टेक्नोलॉजी की नई बुलंदियों को छू सके? और अगर ऐसा है तो वो हमें कहां पहुंचाना चाहते हैं?